सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? यह देश के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा का सवाल है और यह देश की संप्रभुता पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। अनर्गल आरोप लेकर सोनिया जी के खिलाफ आए हैं। सोनिया जी चुनी हुई सांसद हैं इस देश में, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष है, एक शहीद की विधवा है और उन पर जितना आरोप बीजेपी लगाएगी उतना साफ होता जाएगा कि कितने दलदल में वो फंसी हुई है उस आदमी को बचाने के लिए जिस पर दुनिया के तमाम देशों में जांच चल रही है, जिसकी को प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। कुछ एक लेकर आए हैं 94 का। अरे 1994 में सोनिया जी किसी फोरम की मेंबर रही होंगी, वो तो यूएन के अंतर्गत फोरम है, उन्होंने उसकी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, कभी वहां गई नहीं। प्रियंका जी ने बिल्कुल साफ तो कर दिया कि इसके बारे में ना कोई जानता है ना कोई सोचता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सोरोस है? मुद्दा जो अनर्गल मुद्दे बना रहे हैं वो है, या मुद्दा गौतम अडानी है जिस पर इस देश को चर्चा करनी चाहिए? नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत में एक नया भूत आया है। भूत तो काल्पनिक रूप से कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इस बार विदेशी भूत का ब्रांड भारत में लॉन्च किया गया है। इस भूत का नाम भी इंग्लिश है, जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस जीवित व्यक्ति हैं, 94 साल के बताए जाते हैं और अमेरिका के कटुना में रहते हैं। अडानी पर इतने आरोप लगे, इतनी रिपोर्ट आ गई, संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग बीजेपी ने नहीं मानी, लेकिन वह सोरोस के मामले में संसदीय समिति से जांच की मांग कर रही है। विपक्ष ने इससे इनकार नहीं किया है, कहा है कि संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना है तो कर लीजिए, लेकिन हमारा सवाल है कि क्या सोरोस का भूत जानबूझकर खड़ा किया गया है ताकि अडानी के मुद्दे से ध्यान हट जाए। बिहार के खेत में खड़ा यह पुतला उन चिड़ियों को भगाने के लिए है जो कब आ जाएंगी, कहां से आ जाएंगी, किसी को पता नहीं होता। इसलिए खेतों में पुतले को पैंट शर्ट पहनाकर खड़ा कर दिया जाता है और तब भी खड़ा रहता है जब चिड़िया नहीं आती है, और इसके खड़े रहने के बाद भी चिड़िया आकर चली जाती है। कुछ ऐसा ही हाल है बीजेपी और जॉर्ज सोरोस के मुद्दे का। एक साल से बीजेपी जॉर्ज सोरोस का नाम ले रही है, भारत विरोधी होने का आरोप लगाती है, लेकिन यह नहीं बता पाती कि इस देश के रखवाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका पता क्यों नहीं लगाया जिसका नाम जॉर्ज सोरोस है। सोरोस नाम का भूत खड़ा कर सब भगाने में जुट गए हैं। इसके नाम की हेडलाइन हिंदी के अखबारों और चैनलों में छाई हुई है। कमाल की राजनीति भारत में हो रही है। विदेशी हाथ का नया नाम रख दिया गया है जॉर्ज सोरोस। वैसे किसान ने बताया कि अब इस पुतला को इसलिए भी लगाया जाता है ताकि फसलों को नील गाय से बचाया जा सके। बताइए, नील गाय को भगाने का काम इस पुतले पर छोड़ दिया गया है, जैसे बीजेपी ने भारत को जॉर्ज सोरोस से बचाने का बोझ अपने ऊपर ले लिया है। इंटरनेट सर्च कर रहा था कि जॉर्ज सोरोस साहब रहते कहां हैं, तो पता चला ये अमेरिका में न्यूयॉर्क राज्य के कटुना में रहते हैं। न्यू जर्सी से मात्र 185 किलोमीटर दूर है। दूरी इसलिए बता रहा हूं कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद की अंतर्राष्ट्रीय शाखा 2 घंटे में कटुना पहुंचकर न्यू जर्सी से सोरोस के घर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर सकते हैं, लेकिन अभी तक इसकी भी खबर नहीं आई। आखिर फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑर्गेनाइजेशन क्यों नहीं जॉर्ज सोरोस के घर के बाहर प्रदर्शन करता है, जिसका नाम लेकर मूल बीजेपी लोकसभा और राज्यसभा में भयंकर आरोप लगा रही है और संसद नहीं चलने दे रही। भारत के एक खरबपति गौतम अडानी पर भारत से लेकर दुनिया भर में भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो बीजेपी ने कह दिया भारत पर हमला है, भारत की अर्थव्यवस्था पर। बदले में बीजेपी ने अपनी तरफ से एक दूसरे खरबपति को लॉन्च कर दिया है भारत में और बताना शुरू कर दिया है कि जॉर्ज सोरोस भारत विरोधी हैं और भारत को इनसे खतरा है। केंद्र में सरकार बीजेपी की है। जॉर्ज सोरोस को लेकर मोदी सरकार ने अमेरिका से क्या बात की, विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। इसकी बात ही नहीं हो रही है, लेकिन बीजेपी सदन में इसे उठाने लग जाती है।
जो सरकार में है वो विपक्ष की तरह मुद्दे उठा रहे हैं, जबकि उसे बताना चाहिए कि जॉर्ज सोरोस को भारत लाने के लिए क्या किया जा रहा है, सरकार ने क्या पता लगाया है इनके बारे में। सवाल ये है कि जॉर्ज सोरोस अगर देश विरोधी हरकतें कर रहा है तो उसका धंधा पानी यहां क्यों चल रहा है? उसके प्रत्यार्पण के लिए आपने चिट्ठी क्यों नहीं लिखी? उसके द्वारा फंडेड जो फंड्स हैं उनके लोगों से आपकी साठगांठ क्यों है? उनके लोगों के यहां शादी ब्याह आपके बीजेपी वालों का क्यों हो रहा है? ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड लोगों के साथ मंच साझा करते हैं, और क्यों नहीं आप जॉर्ज सोरोस के जो फंडेड फंड्स हैं उनको बंद करवा दीजिए, करवाइए बंद। आज सवाल इस बात का है, व्हाट्सएप के खर्रे पढ़कर आरोप लगाना बहुत इजी है, तथ्यों के साथ और प्रमाण के साथ हमने अपनी बात रखी है। अगर बीजेपी के अंदर दम होगा तो वो जरूर इन बातों का जवाब देगी। गौतम अडानी के पास तो अपना न्यूज चैनल है, कम से कम उनका चैनल तो अपने दर्जनों पत्रकारों को बिजनेस क्लास से न्यूयॉर्क भेज सकता है ताकि वे जॉर्ज सोरोस के घर के बाहर से सीधा प्रसारण कर सकें। वो भी गोदी मीडिया के बाकी चैनल भी अपने संवाददाता और संपादकों को जॉर्ज सोरोस के घर के बाहर डेरा डालने के लिए भेज सकते हैं ताकि जॉर्ज सोरोस की हालत खराब हो जाए। जैसे ही जॉर्ज सोरोस घर से निकले, गोदी मीडिया माइक लेकर उन्हें खदेड़ना रगेदना शुरू कर दे, घेर कर टुनाइट उनसे एक्सक्लूसिव जवाब हासिल कर ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो ग्लोबल हो गए, लेकिन उनके दौर का गोदी मीडिया कब ग्लोबल होगा? कब तक नोएडा से न्यूयॉर्क की रिपोर्टिंग होती रहेगी? यह सब क्यों नहीं हो रहा है भारत के अखबारों और चैनलों में सोरोस के बारे में बीजेपी के आरोपों के अलावा क्यों कोई नई और ठोस जानकारी नहीं छप रही है? आप खुद भी तो देखिए छप रही है या नहीं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जॉर्ज सोरोस का एक बयान तो मिलता है कि अडानी और मोदी के भाग्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तब से जॉर्ज सोरोस बीजेपी के लिए मुद्दा हो गया। फरवरी 2023 में जर्मनी के म्यूनिख शहर में एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस हुआ। वहां जॉर्ज सोरोस ने कह दिया कि भारत एक दिलचस्प केस है, यह एक लोकतंत्र है, लेकिन इसके नेता नरेंद्र मोदी लोकतांत्रिक नहीं है। उनकी बेतहाशा प्रगति के पीछे मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को उकसाना रहा है। मोदी और बिजनेस टाइकून अडानी एक दूसरे के करीबी हैं, दोनों का भाग्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अडानी ने स्टॉक मार्केट से पैसा हासिल करने का प्रयास किया मगर नाकाम रहे। अडानी पर शेयर बाजार में मैनिपुलेशन के आरोप हैं, उनके स्टॉक की कीमतें गिरती जा रही हैं। मोदी इस विषय पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद को जवाब देने होंगे। क्या इस बात से बीजेपी सोरोस को मुद्दा बना रही है? लेकिन ऐसे बयान तो अमेरिका के कई लोग भारत को लेकर देते रहते हैं। क्या यह बयान भारत विरोधी है? द हिंदू में पत्रकार कल्लोल भट्टाचार्य ने एक रिपोर्ट की है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सिविल राइट्स के लिए असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल के रूप में हरमीत ढिल्लो को चुना है। हरमीत ढिल्लो कौन है? किसानों के प्रदर्शनों का समर्थन कर चुकी हैं और आरोप लगा चुकी हैं कि भारत ने अमेरिका और कनाडा में खालिस्तानी नेताओं की हत्या करवाने की कोशिश की है। क्या भारत इस नियुक्ति पर सवाल उठाएगा? क्या निशिकांत दुबे इस मुद्दे को लेकर संसद में उठाएंगे? क्या इसके लिए भी विपक्ष को जिम्मेदार ठहरा देंगे? सोरोस के बयान के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने उन्हें उस वक्त के बयान के बाद खतरनाक बताया था। सिडनी में जयशंकर ने कहा कि बिलियनियर जॉर्ज सोरोस बुजुर्ग, अमीर, खतरनाक और ओपिनियटेड हैं और नैरेटिव गढ़ने में निवेश करते हैं। अगर मैं केवल बुजुर्ग, अमीर और ओपिनियटेड पर रुक जाता तो इस बात को छोड़ देता, लेकिन वे बुजुर्ग, अमीर, ओपिनियटेड और खतरनाक हैं। तब तक विदेश मंत्री ने कोई ठोस आरोप नहीं लगाए कि यह भारत विरोधी गतिविधि चलाने के लिए फंड देते हैं। यह जरूर कहा कि उनके अपने मत हैं जो खतरनाक हैं, लेकिन इस सत्र से बीजेपी ने जॉर्ज सोरोस की फंडिंग को लेकर मुद्दा बनाना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पास अपनी नई और ठोस जानकारी क्या है? क्या सरकार की कोई जानकारी है जिसे बीजेपी लेकर संसद में आना चाहती है? तो सरकार क्यों नहीं जारी करती है अपने स्तर पर? मीडिया पार्ट की रिपोर्ट का हवाला निशिकांत दुबे ने दिया। उस मीडिया पार्ट ने तो कह दिया बीजेपी फर्जी खबरें फैला रही है। OCCR पे कोई भी रिपोर्ट यदि बनाएगा तुरंत कांग्रेस पार्टी उसको ट्वीट करेगी। 3 मुद्दे हैं सर। पहला है पेगासस, जिसपे कि पार्लियामेंट नहीं चला। पेगासस जैसे मामला होता है 18 जुलाई को, वैसा ही राहुल गांधी, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी उसको ट्वीट करते हैं और यह पार्लियामेंट डिरेल हो जाता है।
प्रधानमंत्री जी ने बचाया। जैसा ही ये वैक्सीन का मामला आएगा, कहेगा ब्राजील ने हमको रोक दिया। निशिकांत दुबे कहते हैं ट्वीट करने से संसद बंद हो जाती है। क्या भारत की संसद का यह हाल हो गया है कि कोई ट्वीट कर देता है तो संसद बंद हो जाती है? निशिकांत दुबे कहना क्या चाह रहे हैं? यह सब तो व्हाट्सएप ग्रुप में घूमता रहता है कि जब भी संसद का सत्र आता है ऐसे मुद्दे आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के मुद्दे तो संसद सत्र के बहुत पहले और बहुत बाद भी आते हैं। तो सरकार ऐसे मुद्दों पर चर्चा क्यों नहीं कराती है? विपक्ष के सांसदों के फोन में पेगासस जासूसी उपकरण लगेगा तो क्या वे संसद में नहीं उठाएंगे? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अब तो अदानी समूह के मामले में अमेरिका की कोर्ट में भी मामला दर्ज हुआ है। क्या न्यूयॉर्क की अदालत ने भारत के संसद सत्र की तारीख को ध्यान में रखते हुए यह फैसला दिया? कमाल की ये सब दलीलें हैं। आज तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को तिरंगा सौंपने लगे, याद दिलाने के लिए कि देश हित में संसद चले। अदानी का नाम लेने पर उनका नाम सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाता है, तो राहुल गांधी के खिलाफ असंगत आरोप लगाने पर सदन के रिकॉर्ड से निकालने की मांग को लेकर बीजेपी अड़ क्यों जाती है? क्यों नहीं विपक्ष की इस मांग का समर्थन करती है? कितनी बार से और कितने प्रकार से कांग्रेस के नेता अदानी के मुद्दे को संसद के भीतर ला रहे हैं परिसर में? क्या एक दिन भी अदानी को लेकर सदन के भीतर चर्चा नहीं हो सकती है? सरकार चर्चा नहीं कराती है और निशिकांत दुबे कहते हैं जयराम रमेश के ट्वीट से संसद बंद हो जाती है। यही तो सवाल है कि अदानी मामले में अगर एक दिन चर्चा हो जाती तो कई सत्रों से संसद ठप नहीं होती। अब आते हैं निशिकांत दुबे के बयान के एक दूसरे हिस्से पर, एक बार फिर से आप सुन लीजिए। मैं केवल 10 क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मेरा यह है सर कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को 1991 में सोरेस ने भंग कर दिया, डिरेल कर दिया, उसके कारण उसको 6 बिलियन का फायदा हुआ। आज वो भारत की इकोनॉमी को डिरेल करना चाहता है। यह तर्क भी कमाल का है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंग्लैंड को सोरोस ने भंग कर दिया। कब? 1991 में। तो यह सवाल सांसद निशिकांत दुबे भारत की संसद में विपक्ष के सामने क्यों रख रहे हैं? संसद में ही क्यों रख रहे हैं? यह तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चिंता करनी चाहिए, ब्रिटेन के नागरिकों को इसकी चिंता करनी चाहिए। जॉर्ज सोरोस को बैंक ऑफ इंग्लैंड से $6 बिलियन का फायदा हुआ, ऐसा निशिकांत दुबे बताते हैं। इससे भारत के सांसद को क्यों तकलीफ हो रही है? इंग्लैंड को सोरोस से तो कोई आपत्ति नहीं, बल्कि उन्हें तो वहां बहुत बड़े सम्मान मिल चुके हैं। 2017 में उन्हें ऑनरेरी फेलो ऑफ द ब्रिटिश एकेडमी चुना गया। 2018 में यूके के अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना। ब्रिटेन की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में सोरोस लेक्चर के लिए आमंत्रित किए जाते हैं। क्या यह गजब की बात नहीं कि इंग्लैंड 2018 में सोरोस को सम्मानित कर रहा है और बीजेपी के सांसद 1991 में बैंक ऑफ इंग्लैंड के भंग होने का उदाहरण भारत की संसद में दे रहे हैं? भारत के किस पत्रकार को या बीजेपी के किस नेता को मालूम होगा कि बैंक ऑफ इंग्लैंड में क्या हुआ, वो मामला क्या था और सोरोस की भूमिका क्या थी? निशिकांत दुबे को बताना चाहिए कि किस आधार पर वे कह रहे हैं कि सोरोस भारत की इकोनॉमी को पटरी से उतारना चाहते हैं। क्या सोरोस का पैसा भारत के बैंकों में भी लगा हुआ है? क्या अदानी समूह में लगा हुआ है? अंबानी समूह में लगा हुआ है? क्या किसी बड़े औद्योगिक घराने में लगा हुआ है? सांसद और सरकार को यह सब जानकारी उन्हें देनी चाहिए। अभी दूसरी तिमाही में जीडीपी पिछली कई तिमाहियों में सबसे खराब आई। भारत में उपभोग का स्तर घट गया है, कमाई घट गई है लोगों की। क्या यह सब सोरोस के कारण हो रहा है? आगे बढ़ने से पहले आपको यह बताना जरूरी है कि निशिकांत दुबे ने इस बयान में मीडिया पार्ट और ओसीसीआरपी का नाम लिया है। इस पर हमने 10 दिसंबर को एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। रवीश कुमार ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। निशिकांत दुबे के इस बयान को मीडिया पार्ट ने फेक न्यूज कहा है। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने फ्रांस की संस्था मीडियापार्ट की रिपोर्ट का गलत उदाहरण देकर खोजी पत्रकारिता करने वाली संस्था ओसीसीआरपी की फंडिंग पर सवाल उठाए। कहा कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय इसे पैसा देता है। ओसीसीआरपी ने मीडियापार्ट की रिपोर्ट के जवाब में कहा है कि वे फंडिंग लेते हैं, मगर अपने सभी दानदाताओं के बारे में अपनी वेबसाइट पर जानकारी प्रकाशित करते हैं। हमने अपनी संपादकीय प्रक्रियाओं में कई तरह के प्रावधान रखे हैं जिनसे हम अपनी स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं। मोदी जी और मोदी जी की सरकार के खिलाफ कैसे डिरेलमेंट होता है विदेशी फंडिंग के साथ, ये मैं आपके माध्यम से पूरे देश को बताना चाहता हूँ। अभी मीडियापार्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है फ्रेंच का, जिसने की एक रिपोर्ट निकाली है। उसने ये कहा है सर कि एक संस्था है ओसीसीआरपी, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन प्रोजेक्ट, और उसके साथ जीएसीसी है और सोरेस फाउंडेशन, ये उसको मदद करता है। इवेंट और सोरेस फाउंडेशन ओसीसीआरपी चलाता है।
ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है। मीडिया पार्ट ने निशिकांत दुबे के इस बयान का खंडन कर दिया। इस तरह के बयान केवल सदन में नहीं बल्कि बीजेपी के नेताओं ने सदन के बाहर भी दिए हैं। 5 दिसंबर को लोकसभा में निशिकांत दुबे ने यह बयान दिया। इसे लेकर कांग्रेस ने निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दायर किया। इसके बावजूद अगले दिन 6 दिसंबर की सुबह निशिकांत दुबे को अपना 5 दिसंबर का भाषण पूरा करने का मौका दिया जाता है। कांग्रेस ने कहा स्पीकर ओम बिरला सरकार के दबाव में हैं, इसीलिए निशिकांत दुबे को बयान पूरा करने का मौका मिला और विपक्ष की मांग के बावजूद उनका बयान सदन की कार्रवाई से नहीं हटाया गया। निशिकांत दुबे के आरोपों का जवाब आज 5 दिन बाद राहुल गांधी ने संसद के परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए दिया। स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। देखिए ये उल्टे सीधे एक्यूजेशन लगाते रहते हैं, मगर हमने डिसीजन लिया है, एटलीस्ट मेरी थिंकिंग है कि ये जो भी प्रोवोकेशन करें इनको हम करने देंगे, बट हम हाउस को रन कराएंगे और हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम किसी ना किसी तरह हम हाउस को रन करें। हम चाहते हैं कि डिबेट हो, डिस्कशन हो। 13 तारीख को कमिटमेंट था कि कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट होगा। हम चाहते हैं कि वो डिबेट हो और हम हाउस को रन करने देंगे। चाहे वो कुछ भी बोलें मेरे बारे में, देखिए एक सेकंड मुझे बोलने दीजिए, चाहे वो मेरे बारे में कुछ भी बोलें, बोल सकते हैं। 13 तारीख को डिबेट हो। राहुल जी, जो एलिगेशन लगाए जा रहे हैं उस पर आपको क्या कहना है? जो एलिगेशन लग रहे हैं देखिए उस पर आपको क्या कहना है? सिंपल सी बात है, अदानी पे डिस्कशन नहीं चाहते हैं। वो अडानी से डिस्ट्रैक्ट कराना चाहते हैं और डिस्ट्रैक्शंस करते रहते हैं। आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, एंड में हम छोड़ेंगे नहीं। सर, आप अडानी का मुद्दा उठा रहे हैं, उनकी तरफ से जॉर्ज सोरोस को लेकर बात कही जा रही है, तो इस बीच में इसका हल क्या निकलेगा? वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। तो इस 13 तारीख को चर्चा हो पाएगी संविधान पे? नहीं, देखिए हमारी पूरी कोशिश है। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है हाउस को चलानी, मगर हम कह रहे हैं कि हम 100% अब हाउस को चलाएंगे। जॉर्ज सोरोस के मामले में कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने 2 वीडियो बनाए हैं, आरोप लगाए हैं। एक कि संयुक्त राष्ट्र में एक डेमोक्रेसी फंड है, इसमें सोरोस का पैसा लगा है और भारत सरकार ने भी इसी फंड में पैसा दिया है। पहले तो मोदी सरकार को ठोस तथ्य रखने चाहिए कि जॉर्ज सोरोस ने भारत के खिलाफ क्या काम किया है। दूसरा, जॉर्ज सोरोस ने जिन निवेशकों को पैसे दिए हैं उन्होंने भारत की किन कंपनियों में पैसे लगाए हैं। कांग्रेस ने यह सब भी आरोप लगाया है। इस पर बीजेपी या मोदी सरकार क्या एक्शन लेने जा रही है उन्हीं को बताना है। हमारे पास इस संबंध में अपनी कोई जानकारी नहीं कि जॉर्ज सोरोस का पैसा भारत की किन कंपनियों में लगा है, लेकिन फॉर्च्यून मैगजीन की इस लेख में बताया गया है कि सोरोस का भारत में कोई प्रत्यक्ष निवेश नहीं है। उन्होंने सॉन्ग इन्वेस्टमेंट कंपनी के माध्यम से स्थानीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में निवेश किया है। सॉन्ग फंड 145 करोड़ का है, जिसे सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड, ओमेडियार नेटवर्क और गूगल का समर्थन प्राप्त है। मतलब इसमें सभी का निवेश है। तो जहां कई लोगों का पैसा लगा है वहां सोरोस का भी है। क्या वो फंड भारत विरोधी माना जा सकता है? ध्रुव राठी ने 7 जुलाई 2024 को एक वीडियो बनाया जिसमें जॉर्ज सोरोस की बात की है। अपने वीडियो में ध्रुव ने बताया है कि कैसे जॉर्ज सोरोस ने दुनिया भर में अलग अलग संस्थाओं और एनजीओ को पैसा देकर शिक्षा और खेती के क्षेत्र में काम किया, लोकतांत्रिक संगठनों में निवेश
निवेश किया और फिर से भारत में एंट्री भी की। कांग्रेस की सुप्रिया श्रीनेत ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में सोरोस की एंट्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई और 2014 में भारत का ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया। उसकी संस्थाओं ने छोटे स्तर पर लोन देने के लिए कैपिटल फ्लोट नाम के वित्तीय संगठन में निवेश किया। आज इस कंपनी का नाम कुछ और है, एक्सियोस। जॉर्ज सोरोस का हिंदुस्तान में आना हुआ 1999 में। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री थे। तब वो कुछ फेलोशिप और स्कॉलरशिप जैसी चीजें दिया करते थे। 2014 से उन्होंने ग्रांट प्रोग्राम शुरू किया और जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटी का सोरोस इकोनॉमिक डेवलपमेंट फंड SEDF के दो बड़े इन्वेस्टमेंट आर्म, सोंग फंड जो ISB में चलता था और दूसरा अस्पाडा। कृपया फोटोज दिखाना शुरू करें। सोरोस का जो फंड अस्पाडा था उसने करीब $90 मिलियन छोटे उद्योगों में, किसानों के में, स्टार्टअप में, तमाम जगह इन्वेस्ट किए। लेकिन बड़ा पैसा अस्पाडा ने सोशल इंपैक्ट के तहत दो कंपनियों को दिया। ये दो फंड वेंचर्स थे, इन दो कंपनियों को बड़ा पैसा दिया। उन कंपनियों के नाम है नियो ग्रोथ और कैपिटल फ्लोट। और कैपिटल फ्लोट की बात करते हैं। कैपिटल फ्लोट के ये फाउंडर्स हैं गौरव हिंदुजा और शशांक ऋष्यशृंग, स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, कैपिटल फ्लोट चलाते हैं। इन्होंने करीब $300 मिलियन, $300 मिलियन की फंडिंग 40,000 छोटे उद्योगों, किसानों, स्टार्टअप ऐसी जगहों पर करी है। यह कैपिटल फ्लोट अब एक्सियो के नाम से जाना जाता है और यह एक्सियो जो है यह फंडिंग कर रहा है। यह मोदी जी के दोनों व्यक्ति बड़े प्रबल समर्थक हैं। उनके साथ काफी मंच साझा करते हैं। आपको दिख रहा है इस फोटो में नरेंद्र मोदी, गौरव हिंदुजा, अमिताभ कांत, जितेंद्र सिंह। गौरव हिंदुजा इसके फाउंडर हैं, तमाम मंच साझा करते हैं। उनके दूसरे फाउंडर शशांक ऋष्यशृंग हैं, वो भी मंच साझा करते हैं, खुश होते हैं। प्रधानमंत्री जी से मिलकर ये लोग गौरवान्वित महसूस करते हैं। प्रधानमंत्री इनके कार्यक्रमों में जाते हैं, मंच साझा करते हैं इनके साथ। ये सोरोस बैक्ड फंड, ये सोरोस के पैसे से पोषित फंड चलाते हैं। और अगर सोरोस देश विरोधी काम कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्तियों के साथ आप मंच क्यों साझा कर रहे हैं? इतना कुछ रिकॉर्ड पर है, फिर भी सोरोस को लेकर बहस छिड़ी जा रही है। 1 साल हो गए। अगर बीजेपी इतनी ही गंभीर है तो मोदी सरकार ने अभी तक क्या किया इस मसले पर? कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ध्रुव जयशंकर के अलावा प्रधानमंत्री की आर्थिक परिषद में सलाहकार डॉक्टर शमिका रवि पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने एक समय पर जॉर्ज सोरोस की संस्था से पैसा लेकर रिसर्च किया है। कल हमने आपको बताया कि एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, उनके सुपुत्र के रिश्ते जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से क्या है, एस्पेन इंस्टीट्यूट के माध्यम से, जर्मन मार्शल फंड के माध्यम से, यह मामला हमने आपको कल बताया। आज एक और नाम, डॉक्टर शमिका रवि, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार में सचिव, और RN रवि, तमिलनाडु के राज्यपाल और IB के एक बहुत आला अधिकारी की सुपुत्री, पूर्व अधिकारी की सुपुत्री। इन्होंने 2008 में जॉर्ज सोरोस की ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से ग्रांट ली थी। उसके बाद जब ये ब्रूकिंग्स को हेड करती थी तब भी ब्रूकिंग्स के जो रिश्ते ओपन सोसाइटी से हैं, ओपन सोसाइटीज फाउंडेशन से, वो भी आप सब जानते हैं। अब हम प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछते हैं कि क्या आप एस जयशंकर का इस्तीफा लेंगे? क्या आप डॉक्टर शमिका रवि का इस्तीफा लेंगे? और क्या आप डॉक्टर शमिका रवि के पिता श्री RN रवि, गवर्नर तमिलनाडु का भी इस्तीफा लेंगे? और क्या आप इन तीनों के खिलाफ एक जांच बैठाएंगे कि इन्होंने भारत को अस्थिर करने वाली ताकतों के साथ मिलकर भारत के हितों का कैसे नुकसान पहुंचाया? और इसका खुलासा आप देश के भी सामने रखिएगा कि साहब ये मेरे आसपास के लोग हैं, इन्होंने जॉर्ज सोरोस से पैसा लिया और मेरे देश को अस्थिर किया। बताइएगा। और नाम भी हम आपको देते रहेंगे समय समय पर।
एक अन्य ट्वीट में पवन खेड़ा ने डॉक्टर शमिका रवि के बायोडेटा का लिंक पोस्ट किया है और इस बायोडेटा में देखा जा सकता है कि 2008 से 2009 के बीच उन्हें ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से वित्तीय साक्षरता पर रिसर्च करने के लिए $20,000 की मदद मिली। पवन खेड़ा के इस ट्वीट के जवाब में शमिका रवि ने ट्वीट कर अपनी सफाई दी है और कहा है कि पवन खेड़ा का यह आरोप पूरी तरह से गलत है। 2006-07 के दौरान ओपन सोसाइटी फाउंडेशन ने आईएसबी को फंड दिया, जहां पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में काम कर रही थी और वित्तीय समावेशन पर रिसर्च कर रही थी। वहां किसी भी फैकल्टी मेंबर को सीधे तौर पर पैसा नहीं मिलता है। इसके 18 साल बाद मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य बनी। मुझे अपने काम, अपने देश और अपने प्रधानमंत्री पर कभी इतना गर्व नहीं हुआ। दूसरी तरफ 2020 में जब जॉर्ज सोरोस ने अपने एंटी इंडिया इरादों की घोषणा की, तब अंदाजा लगाइए कि कौन उनकी तरफ मुड़ गया था। डॉक्टर शमिका रवि ने कहा है कि वे जिस संस्थान में काम कर रही थी उस संस्थान को पैसा मिलता था, फैकल्टी को सीधे पैसा नहीं मिलता था। वो अपनी रिसर्च में आज़ाद थी। क्या उनकी ये सफाई बीजेपी मान लेगी? फिर बीजेपी ने ओसीसीआरपी को सोरोस ने फंड दिया, इस आधार पर उसकी तमाम रिपोर्ट को भारत विरोधी कैसे बता दिया? क्या बीजेपी या मोदी सरकार शमिका रवि की दलील के आधार पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के मामले में भी इस तरह की सफाई कबूल करेगी? सोरोस को लेकर राहुल गांधी के अलावा सोनिया गांधी पर भी आरोप लगाए गए हैं। राज्यसभा में जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी पर सोरोस के संस्थान से जुड़े होने का आरोप लगाया। यह भी कहा कि सोरोस की संस्था राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसे देती है। सवाल फिर से वही है, अगर जॉर्ज सोरोस के इतने सारे तार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं तो इतने वर्षों में सरकार क्या कर रही थी? क्यों अभी तक कार्रवाई नहीं हुई? अगर सोरोस इतने खतरनाक हैं तो भारत सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? देश की सिक्योरिटी, देश की सुरक्षा, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, इसका संबंध जिस तरीके से जॉर्ज सोरोस के साथ सामने आता है, वह बहुत ही चिंताजनक है। वो बहुत ही चिंताजनक है, जिसकी को-प्रेसिडेंट हमारे इसी हाउस की एक सदस्य, जिसकी को-प्रेसिडेंट इसी हाउस की एक सदस्य है। और यह जो फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स ऑफ एशिया पैसिफिक है, यह जम्मू कश्मीर स्टेट को एक अलग एंटिटी के रूप में देखता है। और चिंता की बात यह भी है कि इस संगठन का, FDL-AP का फाउंडेशन जो है, वो जहां कश्मीर को सेपरेट एंटिटी के रूप में देखता है, वहीं उसका फाइनेंसिंग सपोर्ट सिस्टम राजीव गांधी फाउंडेशन से भी जुड़ता है। और इसलिए बहुत ही चिंताजनक विषय है। ये भारत की छवि को धूमिल करता है। जो सोरोस का राग अलाप रहे हैं, वो ये नहीं बता रहे कि आपके सोरोस पोषित फंडों से क्या रिश्ते हैं। वो ये भी नहीं बता रहे कि सोरोस से जो पोषित फंड है, उसके आपके पूर्व कोषाध्यक्ष की पोती की शादी क्यों हुई, आप उनके साथ मंच क्यों साझा करते हैं, आप यूएन डेमोक्रेसी फंड में पैसा क्यों देते हैं जो कि जॉर्ज सोरोस के 68 प्रोजेक्ट्स को फंड करता है, आप जॉर्ज सोरोस की फंडिंग देश में क्यों होने दे रहे हैं। उनको बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिन भर सोरोस का राग अलापेंगे क्योंकि गौतम अडानी को बचाना है। अनर्गल आरोप लेकर सोनिया जी के खिलाफ आए हैं। सोनिया जी चुनी हुई सांसद हैं इस देश में, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की अध्यक्ष है, एक शहीद की विधवा है, और उन पर जितना आरोप बीजेपी लगाएगी उतना साफ होता जाएगा कि कितने दलदल में
वो फंसी हुई है उस आदमी को बचाने के लिए जिस पर दुनिया के तमाम देशों में जांच चल रही है। बांग्लादेश, श्रीलंका, इजराइल, ऑस्ट्रेलिया, तमाम देशों में जांच चल रही है। स्विट्जरलैंड ने खाते सीज कर दिए, अमेरिका ने इंडाइटमेंट ही नहीं वारंट इशू कर दिए, और उसको बचाने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी सरकार लगी हुई है। कुछ एक लेकर आए हैं 94 का। अरे 1994 में सोनिया जी किसी फोरम की मेंबर रही होंगी, वो तो यूएन के अंतर्गत फोरम है, उन्होंने उसकी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करी, कभी वहां गई नहीं। प्रियंका जी ने बिल्कुल साफ तो कर दिया कि इसके बारे में ना कोई जानता है ना कोई सोचता है। मुद्दा क्या है? मुद्दा सोरोस है? मुद्दा जो अनर्गल मुद्दे बना रहे हैं वो है, या मुद्दा गौतम अडानी है जिस पर इस देश को चर्चा करनी चाहिए, जिस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि पता तो चले कि इस व्यक्ति ने क्या क्या गुल खिलाए हैं, कितने काले कारनामे किए हैं, पर बजाय जांच करने के उसको बचाया जा रहा है। जॉर्ज सोरोस के मामले में विदेश मंत्रालय को आधिकारिक रूप से तथ्य सामने रखने चाहिए ताकि जनता को पता चले कि भारत में इस व्यक्ति की क्या क्या गतिविधियां हैं और उन गतिविधियों को कैसे भारत विरोधी समझा जा सकता है या जोड़ा जा सकता है। गौतम अडानी पर 1 साल से ज्यादा समय से कई प्रकार के कई अलग अलग मामलों में आरोप लगे। संयुक्त संसदीय समिति से जांच की मांग की गई, लेकिन मोदी सरकार ने और बीजेपी ने कभी उस मांग को स्वीकार नहीं किया। कम से कम 1 साल बाद मोदी सरकार के पास जॉर्ज सोरोस को लेकर ठोस जानकारी तो होनी चाहिए थी। अगर अडानी के मामले में सरकार आधिकारिक रूप से जवाब नहीं देना चाहती है तो उसे कम से कम सोरोस के मामले में तथ्य तो रख देने चाहिए ताकि विपक्ष को यह मांग करने में और मजबूती मिले कि अडानी के मामले में भी जांच होनी चाहिए ताकि तथ्य सामने आ जाएं। नमस्कार, मैं रविश कुमार।